नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग फिर एक नए टॉपिक के साथ आपके साथ जुड़ा हूँ। आज हम लोग पढ़ेंगे हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, मतलब विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव। विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव होता क्या है? देखिए, जब किसी चालक से धारा प्रवाहित होता है तो उसमें हीट उत्पन्न होता है, ऊष्मा मतलब गर्मी। अब हीटर का चूल्हा देखे हैं, उसमें क्या गर्मी उत्पन्न होता तब ना खाना बनता है। उसी को हम लोग ऊष्मा बोलते हैं, अंग्रेजी में हीट। हाँ, अगर उसमें हीट नहीं उत्पन्न होगा तो खाना नहीं बनेगा। बोलिए। तो जस्ट लाइक क्या है, वो विद्युत धारा ही है, लेकिन उसमें से क्या गर्मी निकलता है। देहात की भाषा में समझिए, गर्मी मतलब हीट। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव। विद्युत धारा के कारण उसमें क्या निकला, ऊष्मा निकला। विद्युत धारा के प्रभाव से क्या हो गया, ऊष्मा निकलने लगा। जैसे अब हम लोग पढ़ाते हैं तो हम लोगों के प्रभाव से आप लोग पढ़ते हैं। आपके घर में किस तरह का व्यक्ति है, किस तरह का माहौल के साथ आप रहते हैं, आपके बोलने से पता चलता है कि आपके घर में किस तरह का व्यक्ति रहते हैं, क्या प्रभाव है आपके ऊपर, वो पता चल जाता है। समझ में आया? किस क्षेत्र से है ये पता चल जाता है। कौन गांव से है तो गांव का उसका प्रभाव रहता है, उसका वेशभूषा गांव वाला दिखता है। समझ में आया? ये प्रभाव होता है। उसी तरह ये भी एक प्रभाव है। अगर उसमें विद्युत धारा किसी भी तार में अगर नहीं बहेगा तो उसमें से ऊष्मा नहीं निकलेगा। बोलिए। तो विद्युत धारा ही उसमें क्या होता है, ऊष्मा उत्पन्न करने का कारण होता है। तो हम वही लिखाए हैं, विद्युत धारा के प्रवाह से चालक में उत्पन्न ऊष्मा को क्या बोलते हैं, विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव। समझ में आया? हीटर वाला जस्ट लाइक चूल्हा जो क्या होता है, ऊष्मीय प्रभाव के कारण ही उसमें क्या होता है, खाना बनता है। ठीक है, चलिए अब इसी से संबंधित क्या है, एक व्यंजक है, फार्मूला है जो आपको सिद्ध करना होगा। कैसे सिद्ध किया जाता है, कैसे प्रश्न पूछता है, समझिए। विद्युत धारा के प्रवाह से किसी प्रतिरोध में उत्पन्न ऊष्मा का व्यंजक प्राप्त करें। ठीक है, व्यंजक मतलब जो फार्मूला होता है उसको सिद्ध कीजिए। या U बराबर I स्क्वायर RT। U क्या होता है, ऊष्मीय प्रभाव है। ठीक है, ऊष्मीय प्रभाव को U से इंडिकेट करते हैं। I स्क्वायर RT ये प्रूफ करना है। तो आप कहिएगा प्रतिरोध में कैसे होगा? अरे तार में जब ये चालक है तो इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होगा तो इसमें प्रतिरोध तो होगा ही। समझ में आया? तो प्रतिरोध होगा तो क्या होगा, उसमें ऊष्मा भी उत्पन्न होगा। ठीक है ना? तो वही यहाँ पे बताया जा रहा है। तो देखिए, यह एक सर्किट है, इसमें क्या है, दो बिंदु है A और B। ये दो बिंदु क्या है, दो बिंदु के बीच में विभवांतर लगा हुआ है V। धारा क्या हो रहा है, प्रवाहित हो रहा है। तो क्या है, हम वही चीज़ जो चित्र में लिखे हैं, दिखाए हैं, वही यहाँ पे लिख दिए हैं। माना कि बिंदु A तथा B सिरों के बीच, माना कि A तथा B सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर क्या है, V है। धारा क्या है, I है। प्रतिरोध क्या है, R है। आज दोनों के बीच उत्पन्न विभवांतर तो बता ही दिए क्या है, V है। एवं T समय में Q आवेश प्रवाहित होता है। समझ में आया? अब यहाँ से यहाँ तक आने में कुछ तो समय लगेगा ना, धारा को प्रवाहित होने में, बहने में, यहाँ ये बिंदु से B तक कुछ तो समय लगेगा ही। बोलिए। वही चीज़ यहाँ पे लिखे हैं। अब कहिएगा इससे पहले भी प्रूफ किए तो उसमें ये सब क्यों नहीं लिखे? उसमें भी हो समय लगेगा, यहाँ से यहाँ तक आने में, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने में उसमें भी समय लगेगा। लेकिन वहाँ पे ये समय और ये Q आवेश, इसका यूज उस फार्मूला में नहीं था, उस व्यंजक में नहीं था, इसीलिए उसका नहीं लिखा। इसका यूज है, इसलिए यहाँ पे लिखा गया है। समझ में आया? अब शादी ब्याह होता है किसी का तो उसमें बहुत चीज़ का यूज होता है, तो सब लिखा देगा कड़वे पर? जो इम्पोर्टेंट बात होता है उसको लिखा जाता है। समझ गए?
बाकी रहने के बाद सब समझ में आ जाए। समझ गया ना। अब इससे पहले हम लिखाए थे ये सर्किट है, मतलब परिपथ है, तो परिपथ लिखाना जरूरी नहीं है, क्योंकि अब इससे पहले प्रूफ किए तो आप समझ गए। समझ गया। तो चलिए क्या लिखा है, माना कि बिंदु ए तथा बी सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर क्या है, भी, धारा आई, प्रतिरोध आर, ये सब लिख देना है। एवं टी समय में क्यू आवेश प्रवाहित होता है। ठीक है। अब ओम के नियम से हमेशा की तरह क्या जानते हैं, भी बराबर आई आर, और फॉर्मूला आप लोग जानते हैं, विभवांतर बराबर कार्य बटा समय। बोलिए, नहीं होता है, कार्य बटा समय। तो ये क्या हो जाएगा, ये वाला लिख दीजिए, भी का मान, ये भी है ना, आई आर, और डब्लू बटा टी। क्यू को इसमें क्या कर दीजिए, क्रॉस गुना करवा दीजिए, तो क्यू आई आर, टी ना है, टी है, सॉरी। देखिए टी हो गया डब्लू। अब ये भी एक फॉर्मूला है, आप लोग याद रखिएगा, आई आर टी। इसका भी यूज करके आप न्यूमेरिकल में बना सकते हैं। उसके बाद देखिए, डब्लू बराबर आई आर टी। स्टॉप करो। चलिए, ये है ओम के नियम से भी बराबर आई आर, ये तो पहले बता चुके हैं। भी बराबर डब्लू बटा क्यू, मतलब कार्य बटा आवेश। कार्य को क्या बोलते हैं, वर्क। वर्क को डब्लू से लिखते हैं, आवेश को क्यू से लिखते हैं। ये फार्मूला आता है विभवांतर का, पहले लिखा चुके हैं। अब देखिए, इसको इससे क्रॉस करा दीजिए, तो क्यू इंटू भी और डब्लू हो जाएगा। अब भी का मान यहाँ से आप लिख सकते हैं, बोलिए, आई आर डब्लू हुआ। अब क्या हो जाएगा, इसको सीधा करके लिख दीजिए, क्यू इंटू आई आर। इस फार्मूला पर भी यूज करके न्यूमेरिकल आपको मिलेगा, कर सकते हैं, अभी प्रूफ नहीं हुआ है। चलिए, ये डब्लू हो गया, आई आर, क्यू है ना, क्यू का मान आप रख दीजिए। आप फार्मूला जानते हैं, विद्युत धारा बराबर आवेश बटा समय होता है ना, यानी कि आई बराबर क्यू बटा टी होता है। टी समय में क्यू आवेश प्रवाहित हो रहा है ना, आई बराबर क्यू बटा टी। तो क्यू बराबर क्या हो जाएगा, आई टी होगा ना। तो क्यू का मान यहाँ जो है, आई आर तो लिख दिए, क्यू का मान यहाँ रख दीजिए, क्या, आई टी होगा। तो क्या हो जाएगा, इसीलिए डब्लू बराबर आई स्क्वायर आर टी हो गया ना। यहाँ पे तुम लिख सकते हो, यहाँ पे क्यू बराबर आई टी, ठीक है, चुकी करके। अब ये जो हो गया आपका, ये भी एक फार्मूला हो गया, ठीक है। अब ये जो है डब्लू मतलब वर्क बराबर आई स्क्वायर आर टी, ये जो डब्लू का मान आया है विद्युत धारा के यहाँ से यहाँ तक कार्य करने के वजह से हुआ है। तो इस तरह विद्युत धारा द्वारा किया गया कार्य ऊष्मा ऊर्जा के क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक लाइन लिखना पड़ेगा, चूंकि विद्युत धारा द्वारा
इस प्रकार किया गया कार्य ऊष्मा ऊर्जा के क्या होता है, बराबर होता है। इसीलिए U बराबर W। ठीक है, U क्या है, ऊष्मा ऊर्जा, और W क्या है, वर्क, कार्य जो विद्युत धारा के प्रवाह से हुआ है। तो बोलिए W का मान क्या है, I²RT। यहाँ रख देते हैं, ठीक है ना। अभी ना समझा है कि विद्युत धारा प्रवाहित होता है जिसके कारण क्या उत्पन्न होता है, ऊष्मा। तो ऊष्मा उत्पन्न होता है तब विद्युत धारा इस तार में यहाँ से यहाँ तक लाएगा तो कार्य हुआ ना कुछ, यहाँ से यहाँ तक लाने में, बोलो। अरे यार, घर से आप यहाँ तक आए तो कार्य हुआ ना, शरीर कार्य किया ना। तो ये क्या हो जाएगा, U बराबर, और W का मान यहाँ से लिख दीजिए, I²RT। ये प्रूफ हो गया आपका, यही प्रूफ करना था। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। चलिए हम लोग जूल के नियम को समझते हैं। ये जूल का नियम क्यों कहा गया, आप पहले से भी जानते हैं। जो आविष्कार पहले के वैज्ञानिकों ने किया तो अपने नाम ही दे दिया, इसीलिए इसका नाम जूल का नियम पड़ा। इसका और दूसरा भी नाम है विद्युत धारा के कारण उत्पन्न ऊष्मीय प्रभाव, या जूल के नियम, या जूल के तापन के नियम को लिखे। तापन मतलब जो गर्मी होता है, उसमें से ताप निकलता है, हीट निकलता है, उसके नियम को लिखिए। तो पहले से हम लोग जान चुके हैं ये ऊष्मीय ऊर्जा किसको कहते हैं, विद्युत धारा के कारण उत्पन्न ऊष्मा क्या होता है, ये हम लोग जानते हैं। तो उसी को दरमियान ये जूल ने नियम दिया जिसका नाम रखा गया जूल का नियम। लिखने का तरीका कैसा हो ये आप देख सकते हैं, इस तरह लिखिएगा। अगर ढेर सारा टॉपिक छोटा छोटा लिखना रहे किसी प्रश्न के उत्तर में तो आप निम्न लिखना होगा। जैसे यहाँ लिखे हैं कि जूल के तापन के नियम निम्न है, मतलब नीचे है। क्या क्या है, अब एक रहता तो निम्न लिखने की जरूरत नहीं होता, डायरेक्ट लिख देते, जैसे ओम का नियम था ना। तो इसमें 3 नियम दिया था उन्होंने। क्या क्या था, पहला था किसी निश्चित समय में चालक में उत्पन्न ऊष्मा बहने वाली धारा के वर्ग के क्या होता है, समानुपात। वर्ग मतलब स्क्वायर। तो अर्थात देख लीजिए ऊष्मा जो है समानुपात है धारा के वर्ग के, है ना। वर्ग मतलब स्क्वायर। फिर से किसी निश्चित समय में चालक में उत्पन्न ऊष्मा बहने वाली धारा के वर्ग के समानुपाती होता है। सॉरी, यहाँ पे ऊष्मा उत्पन्न लिखाएगा, छूट चुका है। उत्पन्न ऊष्मा बहने वाली धारा के वर्ग के समानुपाती होता है, अर्थात U समानुपात I²। समझ गए। फिर उसी तरह नीचे भी है, किसी समय में चालक में उत्पन्न ऊष्मा चालक के प्रतिरोध के समानुपाती होता है। तो क्या होगा, अर्थात U समानुपात R। किसी निश्चित समय में चालक में उत्पन्न ऊष्मा समय के क्या होता है, समानुपाती होता है, अर्थात U समानुपात T। समय को T से लिखते हैं। समझ में आया। अब समझिए इसमें बोला क्या है। देखिए, जब ऊष्मा आपको कितना चाहिए उसके लिए जितना विद्युत धारा का जरूरत होगा तो क्या होगा, ऊष्मा के समानुपात होगा। बोलिए, जितना उसमें हीट निकलेगा विद्युत धारा के क्या होगा, समानुपात होगा, और प्रतिरोध के क्या होगा, समानुपात होगा, और समय के समानुपात होगा। समझ में आया। क्यों, क्योंकि मान लेते हैं आपको यहाँ से दूर तक ले जाना है। मान लीजिए ये एक वायर है, यहाँ से यहाँ तक लाना है करंट, तो इसका प्रतिरोध यहाँ से यहाँ तक ही होगा। तो धारा के क्या होगा,
ऊष्मा के क्या होगा, समानुपात हो जाएगा। अगर यहाँ से यहाँ लाना होगा तो क्या हो जाएगा, इसके समानुपात हो जाएगा। कौन, प्रतिरोध। जितना तार की लंबाई होगा उतना वो क्या होगा, बढ़ते जाएगा। समझ गए। तो बढ़ेगा तो धारा का मान कम हो जाएगा, लेकिन ऊष्मा तो उसके हिसाब से ही होगा। ठीक है ना। उसके बाद फिर यहाँ से यहाँ तक आने में समय उसका लगेगा। तो जितना समय लगेगा, ज़्यादा समय लगेगा, तो उसमें धारा का मान क्या होगा, कम हो जाएगा। क्यों, क्योंकि लंबाई बढ़ रहा है, तार की लंबाई बढ़ रहा है, साथ ही साथ एरिया पर भी डिपेंड करता है। तार कितना मोटा है, कितना पतला है। ज़्यादा मोटा रहेगा तो कम होगा ना। उसके बाद फिर प्रतिरोध पर भी निर्भर करेगा। समझ में आया। तो ये था जूल का नियम। अगले टॉपिक में हम लोग चलेंगे।